हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट पे हमने देखा कि महाराज गिरने वाले होते हैं और वो जियोंग को पकड़ते हैं तो जियोंग भी उनके ऊपर गिर जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर होश में आते हैं और खड़े होते हैं। खड़े होकर महाराज कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम इस तरह से मेरे पीछे ना आती तो मैं लड़खड़ा कर गिरता ही ना। तो जियोंग कहती है कि इल्जाम क्यों लगा रहे हो, कभी कभी पैर फिसल जाता है। फिर जियोंग अपने कपड़े साफ करने लगती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर एक खरोच आ जाती है। तो महाराज फौरन से जियोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे दिखाओ। महाराज देखते हैं तो कहते हैं कि ये कोई खरोच नहीं है, तुम्हें तो चोट लगी है और मैं भी शाही वेद को बुलाता हूँ। तो जियोंग कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शाही रसोई में ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं तुरंत आदेश देता हूँ, वो चाकुओं की धार थोड़ी कम कर देंगे। तो जियोंग कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा थैला मुझे वापस मिल गया है तो अब मुझे वापस जाना होगा। तो महाराज कहते हैं कि थैला मिलने से वापस जाने का क्या मतलब है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, जो इसके अंदर है उससे मैं वापस जाऊंगी। तो महाराज पूछते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो जियोंग कहती है कि मांगुन रोक। जियोंग अपने बैग में हाथ डालती है तो उसके अंदर मांगुन रोक नहीं होती। तो जियोंग कहती है कि इसमें तो नहीं है, फिर अपने बैग से वो सारी चीजें बाहर फेंक देती है। जियोंग देखती है तो उसमें ना ही उसका फोन होता है और ना ही मांगुन रोक। तो जियोंग अपना सर पकड़ती है और कहती है कि वो आखिर कहाँ चली गई। तो महाराज कहते हैं कि बावर्ची जियोंग, तुम्हारे थैले में पहले कोई किताब नहीं थी। जियोंग महाराज से पूछती है कि आपको ये कहाँ से मिला। तो महाराज कहते हैं कि मुझे तो ये मुख्य शाही सचिव ने दिया है। तो जियोंग कहती है कि क्या सच में आपको ये मुख्य शाही सचिव ने दिया है। फिर हमें महाराज, जियोंग और मुख्य शाही सचिव को दिखाते हैं। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज, जब मुझे ये थैला मिला था तो इसमें कोई किताब नहीं थी। तो महाराज कहते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज, मैं आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ क्या। जियोंग कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं महाराज, वो किताब मेरे थैले में ही थी। और मुख्य शाही सचिव से कहती है कि देखो, चुपचाप झूठ बोलना बंद कर दो और मेरी किताब मुझे लौटा दो। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि देखो, मेरे पास नहीं है किताब, अगर मेरे पास होती तो मुझे देने में क्या दिक्कत थी। तो महाराज कहते हैं कि बावर्ची जियोंग, मुझे लगता है कि जब आपका थैला पहाड़ी से नीचे गिरा था तो शायद उसमें से किताब निकल गई होगी। तो जियोंग कहती है कि मेरी लिपस्टिक, पाउच, वॉलेट, पासपोर्ट सब कुछ यहीं पर है, तो किताब कैसे निकल सकती है। तो महाराज कहते हैं कि मैं भी यही सोच रहा हूँ और तुम खुद ही सोचो, मुख्य शाही सचिव को तुम्हारी किताब छुपा कर क्या मिलेगा। तो मुख्य शाही सचिव भी हाँ में सर हिलाते हैं। तो जियोंग कहती है कि मुंडी क्या हिला रहे हो। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, मंत्रियों से बात करने के बाद मैं सिपाहियों को सालकुची जंगल भेजूंगा तुम्हारी किताब ढूंढने के लिए, और अगर तब भी ना मिली तो मैं सारे देश में ऐलान कर दूंगा कि जो इस किताब को ढूंढ के लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो तुम अब खुश हो ना। तो जियोंग कहती है कि क्या आप सच में ऐसा करेंगे। महाराज, मेरा घर वापस लौटना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे भविष्य में लौटना ही होगा। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही जरूरत है तो मैं किसी भी कीमत में उसे ढूंढूंगा। तो जियोंग मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है, अब तब तक मैं यहीं पर टाइम पास करूंगी। फिर जियोंग वहाँ से मुंह लटकाए हुए चली जाती है। फिर हमें शाही रसोई दिखाई जाती है जहाँ पर सभी बावर्ची मदिरा यानी शराब पी रहे होते हैं। बावर्ची इन सबको बता रहे होते हैं कि मैंने सुना है महाराज भी ये शराब पीते हैं और ये बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू और हल्का मीठापन मुंह में लेने के बाद दिल करता है कि इसे मुंह में रखे रहो। फिर वह सभी शाही रसोई के नाम चीयर्स करते हुए पीने लगते हैं। फिर इतने में वहाँ पर जियोंग आ जाती है तो सभी शराब को छुपाने लगते हैं। बावर्ची इम भी मदिरा का मटका छुपा रहे होते हैं। बावर्ची इम कहते हैं कि शाही रसोइया जी, आप कहाँ रह गई थी। तो जियोंग कहती है कि हाँ, बस थोड़ा सा लेट हो गई। फिर जियोंग स्मेल करती है और कहती है कि ये खुशबू कैसी है, तुम सब पी रहे थे ना। तो सभी कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जियोंग एक बॉल में पड़ी हुई मदिरा उठाती है और स्मेल करती है और कहती है कि मदिरा ही तो है। सभी बावर्ची इम पर नाम डाल देते हैं कि ये बावर्ची इम ने बनाई है। तो बावर्ची इम कहते हैं कि ये आज सुबह ही बनी थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी चख ली जाए। फिर बावर्ची इम जियोंग को भी देते हैं और कहते हैं कि ये चीज ही ऐसी है,
आप भी इसे थोड़ा चक्कर देखिए। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि क्या आपको मदिरा हजम नहीं होती? तो जियोंग कहती है कि नहीं, हजम तो मैं सब कर लेती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियोंग बहुत ही ज्यादा मदिरा पी लेती है और जियोंग को मदिरा चढ़ भी जाती है और वो गाना गाने लगती है। फिर गाना गाते हुए रुकती है और कहती है इसमें कोई सुर और ताल ही नहीं है। अगर गाना गाना ही है तो धुन में गाना चाहिए और तबला तो तुम लोग ही बजाओगे ना। फिर सभी जियोंग को बीट देने लगती है और जियोंग अपनी आप बीटी उन सबको बताने लगती है। फिर हमें रात में जियोंग को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है। किलगिम भी जियोंग के पास बैठी होती है। जियोंग उठती है तो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर उसे शाही खाने का याद आता है तो कहती है कि शाही खाने का क्या हुआ। तो किलगिम कहती है कि दीदी आप फिक्र न करें, आज बावर्ची इम को शाही खाना बनाने के लिए कहा गया था। फिर किलगिम जियोंग से पूछती है कि दीदी कोई परेशानी है क्या। फिर वो जियोंग की नकल उतारती है जब वो नशे में मांगुन रोज चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। किलगिम कहती है कि दीदी आप ऐसे क्यों कर रही थी। तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं किलगिम, मुझे मेरा थैला मिल गया। तो किलगिम कहती है कि उसमें मांगुन रोग नहीं मिली। तो जियोंग कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो किलगिम कहती है कि आपने सब कुछ तो बता दिया है नशे में। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, और फिर रोते रोते कहती है कि मैं तो घर जाने का सपना सजाए बैठी थी और ये क्या हो गया। तो किलगिम कहती है कि कोई बात नहीं, महाराज ने आपसे वादा किया है ना, वो आपको जरूर ढूंढ के देंगे मांगुन रोग। तो जियोंग शॉक होती है और कहती है कि मैंने ये भी बोल दिया। तो किलगिम कहती है कि एक बार नहीं, पूरे 35 बार। महाराज आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। तो जियोंग कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट रहा है। तो किलगिम कहती है कि हाँ दीदी आप सो जाएं, आपकी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि वो जहाँ से आई है वहाँ वापस जा रही है। फिर महाराज जियोंग की बातों को सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि बार बार तुम कहाँ जाने की बात करती हो, भविष्य में तुम कहाँ जाओगी। फिर हमें सुबह में महाराज को राजमंत्रियों के साथ दिखाया जाता है। महाराज उनसे कहते हैं कि मिंग के दूध को हमारा खाना पसंद नहीं आ रहा। तो मंत्री कहते हैं कि जी हाँ, हमें ये संदेश मंत्री यू ने दिया है जो वहाँ पर मिंग के साथ मौजूद हैं। वो बिला वजह हमारे खाने में गलतियाँ निकाल रहे हैं और ऐसा करके वो सबको ये बताना चाहते हैं कि मिंग के दूध के साथ हम अच्छे से पेश नहीं आ रहे और वे इसके बदले में हमसे कुछ और मांग भी रख सकते हैं। फिर महाराज पूछते हैं कि पिछले मिंग के दूध को हमने क्या क्या दिया था। तो मंत्री इम सुयांग महाराज को सब कुछ बताते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हमने जिनसेंग नहीं दिया था, तो इसका मतलब है कि वो वही चाहते हैं। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज अब हम क्या करें, क्यों ना हम उनके लिए कुछ ऐसा खाना बनाएं जो उनको पसंद आए। तो महाराज कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं, उन्हें भूखा मरने दो। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज वो भी हमसे अपनी बातें मनवाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमने उन्हें भूखा छोड़ा तो वो हमें घटिया माल बेचेंगे, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो महाराज कहते हैं कि इतने डर के साथ आप लोग राजनीति कैसे करेंगे। तो मंत्री सांग कहते हैं कि महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें इन सबको छोड़ के इसका हल निकालने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फिर सभी मंत्री बोलने लगते हैं तो महाराज उन सबको खामोश करवाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है वो अपने साथ 3 बावर्ची लेकर आए हैं, तो वो भूखे तो नहीं मरने वाले। मिंग का दूध चाहे यहाँ पर जैसे भी आए, लेकिन हम उनके हाथ की कठपुतली कभी नहीं बनेंगे। तो आप सबको मेरी बात समझ में आई। तो सभी मंत्री कहते हैं कि जैसा आप कहें महाराज। तो महाराज कहते हैं कि आज की हमारी मीटिंग यहीं पर खत्म हुई, जो तय हुआ है आप सब उसी के मुताबिक काम करें। और फिर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज के जाने के बाद सभी मंत्री बातें करने लगते हैं कि महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं और आखिर महाराज करना क्या चाहते हैं, हम उन्हें कैसे खाना ना दें। इतने में मुख्य शहर सचिव कहते हैं कि भूखा मरने दो, ऐसा जवाब आएगा, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। और आप सबको क्या लगता है कि महाराज उन्हें भूखा रहने देंगे। महाराज ने कहा है कि जो कुछ तय हुआ है उसके मुताबिक काम करें, तो आप सभी लोग अपना काम करें। तो मंत्री कहते हैं कि हम भी बेवजह में ही परेशान हो रहे थे। फिर हमें बोंगसी को शाही बावर्चियों के साथ दिखाते हैं। बोंगसी उनको बताते हैं कि मिंग का दूध महल पहुंच चुका है और हमें उनके लिए खाना तैयार करना है। उन लोगों ने कुछ नहीं खाया है क्योंकि उन्हें जोशियों का खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए इस बार कुछ अच्छा बनाना। तो जियोंग कहती है कि उन्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। बावर्ची कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो दिन भर के भूखे होंगे। बोंगसी कहते हैं कि सुनने में तो यही आया है। बावर्ची मैंग कहते हैं कि सुना है मिंग में ये कौन भी खाने का बहुत शौकीन है, तो हमें खाने में कुछ स्पेशल तो ऐड ही करना होगा। तो जियोंग कहती है कि फिर तो हमें कुछ ऐसा बनाना
बनाना चाहिए जो उन्होंने पहले कभी ना खाया हो। बोंगसी कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा बन सकता है? तो जियोंग कहती है कि मैं सोच तो रही हूँ लेकिन पता नहीं कि उनको ये कितना पसंद आएगा। तो बोंगसी कहते हैं कि मुझे राहत मिली लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि युगोंग थोड़ा सा सरफिरा भी है। तो बावर्ची कहते हैं कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है और वो मनोरंजन के बहाने अपने साथ अपने काबिल-तीन बावर्ची भी लेकर आया है जिनका मुकाबला वो जोसियों के बावर्चियों के साथ करवाना चाहता है। बावर्ची मैन कहते हैं कि अच्छा तो आपने भी ये सुना है और तो और वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ के बावर्ची यही कहते हैं कि इन लोगों ने हमें खाना बनाने में मात दी है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो युगोंग के पास होते हैं। महाराज कहते हैं कि आप लंबा सफर करके आ रहे हैं, जरूर थक गए होंगे और मैंने सुना है कि आपको जोशियों का खाना पसंद नहीं आ रहा और इससे आपको काफी तकलीफ हुई होगी। तो मंत्री युगोंग को चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि महाराज ने उन्हें क्या कहा है। तो युगोंग कहता है कि हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आई क्योंकि हमारे बावर्ची हमारे साथ थे। तो महाराज कहते हैं कि ये जरूर कमाल के बावर्ची होंगे। तो युगोंग कहता है कि ये सिर्फ बावर्ची ही नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। फिर शाही रसोई में भी बावर्ची मिंग आए हुए बावर्चियों के बारे में बता रहे होते हैं। बावर्ची सबसे पहले शेफ बाइलोंग का बताते हैं। युगोंग भी अपने बावर्ची बाइलोंग के बारे में बताता है। तो जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि ये तो कोई मूवी का सीन लग रहा है। फिर बावर्ची मैन कहते हैं कि दूसरी है बाइलोंग की भतीजी और उसका नाम है याफिशु और इसे खाने की रानी भी कहते हैं। तो जियोंग कहती है कि देखा जाए तो उसे बस अलग अलग तरह के खाने की जानकारी है। बावर्ची कहते हैं कि जो तीसरा है वो इन दोनों से अलग है, इसकी खाना बनाने की तेजी उसकी चाकू की धार से भी ज्यादा है और इनका नाम है कॉनवेली। जियोंग कहती है कि इन किरदारों के साथ एक अच्छी मूवी बन सकती है और फिर कहती है कि वैसे जानकारी अच्छी थी। खिलजिम कहती है कि हाँ ये सब एक से बढ़कर एक हैं। बावर्ची कहते हैं कि इनके सामने मुझ जैसा बावर्ची जो कुछ दिन के लिए विदेश से सीखा है वो भी फीका पड़ जाएगा। बोंगसी कहते हैं कि तुम ये संभाल लोगी ना। तो जियोंग कहती है कि ये सुनकर मुझे एक कहावत याद आ गई कि खाने के लिए कुछ नहीं दावत में बस बाजार में चर्चे हैं। फिर युगोंग महाराज से कहता है कि मैं अपने बावर्चियों से कुछ ऐसा बनवाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो महाराज कहते हैं कि आपका शुक्रिया, मैं इसका इंतजार करूंगा। और फिर कहते हैं कि इनसे कहिए कि हमारे पास भी एक खास मुख्य राज्य रसोइया है और इस बार हम इन्हें जोसोन के खास पकवानों का स्वाद चखाएंगे। तो युगोंग कहता है कि उसे भी डायन बावर्ची के बारे में पता है और उसे बेसब्री से इंतजार भी है। तो महाराज कहते हैं कि आप जल्द ही उसका स्वाद चख पाएंगे। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जिसने बटर बनाया होता है और अपने सभी बावर्चियों से कहती है कि ये है वो चीज जिससे हम आज उनका नाश्ता बनाएंगे और इसे हम कहते हैं बटर। तो सभी बटर का उल्टा सीधा नाम लेने लगते हैं। तो बावर्ची कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम युगोंग का दिल इस स्वाद से जीत सकोगी। तो जियोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर दावत की शुरुआत मीठे से की जाए तो आधी बाजी आपकी होती है और रही बात मिंग से आए हुए दूधों की तो उन्हें मीठा खिलाकर उनमें एनर्जी भर देते हैं। तो बावर्ची से पूछते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं। तो जियोंग कहती है कि गाय का दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो परत जमती है ये उससे बनता है। तो खिलजिम कहती है कि क्या बात है दीदी, तो इतने दिनों से आप दूध से यही बना रही थी। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो मिंग से आए हुए दूधों की मांगों को देख रहे होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि आपको इस बार 50 लड़कियां ज्यादा चाहिए और आपने पिछली बार के दूध की मांगे इस बार दुगनी कर दी हैं। तो क्या ये वाकई में सम्राट की मांग है? तो ये कौन कहता है कि जो सम्राट ने मांग रखी है वही हम आपसे मांग रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि फिर आपके सम्राट तो अपनी जुबान से बहुत जल्दी फिर जाते हैं। हमने पिछली बार ही कहा था कि दूध में लड़कियां नहीं दी जाएंगी और रही बात जिनसेक की तो उसकी क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप हमें उसके बदले में क्या देंगे। तो ये कौन कहता है कि हम आपको वही सब कुछ देंगे जो हमने पिछली बार दिया था। तो महाराज कहते हैं कि ये हमें वही सब देना चाहते हैं जो इन्होंने पिछली बार दिया था, लेकिन हमसे ये मांगे ज्यादा कर रहे हैं। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बावर्ची मियांग बटर को चखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो सुयू है जो हम चाय में डालते हैं। तो जियोंग कहती है कि अरे हाँ, यहाँ पर एक शाही चाय बनती थी जिसमें बटर डाला जाता था और उसे हम सुयू चाय कहते थे। तो हाँ, सुयू और बटर एक ही चीज होती है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि पर तुम सुयू से क्या बनाने का सोच रही हो, आखिर तुम इस गीले आटे का क्या करने वाली हो। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कहीं तुम इस गीले आटे को बाद में सुयू चाय में तो नहीं मिलाओगी ना। फिर जियोंग आज के नाश्ते के बारे में सोचकर स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि जियोंग नाश्ता लेकर महाराज के पास पहुंच जाती है और फिर जब जियोंग के बनाए हुए मैक्रोन वहाँ पर रखे जाते हैं तो सभी मैक्रोन्स को देखने लगते हैं। जियोंग जैसे ही जियोंग के मैक्रोन्स देखता है तो कहता है कि क्या ये खाने वाली चीज है। तो जियोंग आगे आती है और कहती है कि जी हाँ, इन्हें मैक्रोन्स कहते हैं। दूसरे देशों में इसे
इसे नाश्ते के टाइम खाते हैं। इसका मीठा स्वाद आप में एनर्जी भर देगा। फिर यूकोंग जियोंग से पूछते हैं कि ये किस तरह से बनता है, तो जियोंग उन्हें सारा प्रोसेस बताती है और फिर कहती है कि आप इसे खा कर देखिए, इसका मीठा और कुरकुरापन आपको ताज़ा कर देगा। महाराज नहीं कहते हैं कि बहुत हो गए सवाल जवाब, अब आप इसे चख कर बताएं। तो यूकोंग सबसे पहले अपने शेफ्स को इसे चखने का कहता है, तो वो सभी आगे आते हैं और एक एक मैक्रोन लेते हैं। बाइलोंग और या फिशू जैसे ही इसको खाते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को ये बहुत ही मजे का लगता है। कॉम्बेली उन दोनों को देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खाता नहीं है। उनको ऐसे खाता देख जियोंग और महाराज भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर यूकोंग भी एक मैक्रोन खाता है और खाकर वो भी किसी बार में पहुंच जाता है। और यही प्रोसेस जब महाराज खाते हैं तो महाराज के साथ भी होता है। फिर महाराज यूकोंग से पूछते हैं कि फिर आपको कैसा लगा ये खाना, तो यूकोंग उनसे जियोंग के बारे में पूछता है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि ये वही मोहतरमा है, हमारी खास मुख्य राज्य रसोइया। जियोंग उन्हें कहती है कि मैं हूँ मुख्य राज्य रसोइया योन जियोंग। तो यूकोंग पहले जियोंग की तारीफ करता है और महाराज से कहता है कि मैं अपने बावर्चियों के हाथ का खाना भी आपको खिलाना चाहूंगा। तो महाराज कहते हैं कि जरूर, क्यों नहीं। फिर यूकोंग महाराज से कहता है कि वो जियोंग का मुकाबला अपने 3 बावर्चियों से करवाना चाहता है और दांव पर लगेगा जो कल का सामान है। फिर महाराज सोचते हैं कि मैंने सही सुना था कि ये मुकाबले की आड़ में हमसे मिलने वाली दूध में चीजें उनको ज्यादा करना चाहता है। जियोंग सोचती है कि चाइनीज में खाने की तो बहुत सी वैरायटीज होती हैं, इनसे कंपटीशन करेंगे। तो जियोंग महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मना कर देना मेरे भाई, बोलना बोल। तो महाराज को जियोंग का इशारा समझ ही नहीं आता और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जियोंग सोचने लगती है कि अबे ये क्या कर रहा है गधे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मेरी यहाँ पर कोई तैयारी नहीं हुई है और ये लोग पूरी तैयारी करके आए हैं। फिर जियोंग महाराज को ना का इशारा कर रही होती है तो महाराज को लगता है कि शायद जियोंग 3 बावर्ची होने का इशारा कर रही है। तो महाराज यूकोंग से कहते हैं कि जैसे कि मिंग से 3 बावर्ची हैं तो जोसियो की तरफ से भी 3 बावर्ची ही होंगे। जियोंग सोचती है कि ये तो मुझे मरवा कर ही मानेगा, ये इसने क्या कर दिया, 3 का मैच करवा दिया। तो यूकोंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप और मैं जज बनेंगे, हम इनके खाने को टेस्ट करेंगे और इन्हें मार्क्स देंगे और अगर टाई हो जाता है तो हम दोबारा से मुकाबला करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ये तो आपने बहुत अच्छा कहा है, अब हम अगली मुलाकात में इसी के बारे में सोचेंगे। फिर हमें जियोंग और महाराज को दिखाते हैं। जियोंग कहती है कि महाराज कुछ करने से पहले आप मुझसे तो पूछ लेते। तो महाराज कहते हैं कि तुमने तो मुझे हाथ से इशारा किया था। जियोंग कहती है कि कौन सा इशारा। तो महाराज जियोंग को इशारा करके बताते हैं। तो जियोंग कहती है कि अरे इसका मतलब तो नहीं होता है महाराज, आपने मुझे गलत समझ लिया और राजनीति मामला तो राजनीति से ही सुलझने चाहिए ना। तो महाराज कहते हैं कि खाना पकाना भी राजनीति ही है, अगर तो आपस की जंगे खाना बनाने से सुलझ जाए तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो जियोंग कहती है कि यानी आप चाहते हैं कि बिना तैयारी और जानकारी के मैं ये सब कुछ कर लूं? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर जियोंग हाथ जोड़ती है और कहती है कि महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्या आप शर्त को रद्द नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं। तो जियोंग कहती है कि महाराज बात यहाँ पर यकीन की नहीं है, आप ऐसे अचानक से सारे साम्राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हैं, आप मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए ना। तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद जोसियोंग का सबसे अच्छा बावर्ची मानता हूँ, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए और इस देश के लिए जरा कोशिश तो करो। तो जियोंग कहती है कि आपकी कोशिश के चक्कर में मेरी वाट लग जाएगी और वैसे भी मैं इस देश के लोगों के लिए क्यों काम करूँ। हाँ, तो महाराज कहते हैं क्योंकि तुम इस देश के मुख्य राज्य रसोइया हो और इसकी प्रजा को बचाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो जियोंग कहती है कि अगर मैं हार गई तो फिर। तो महाराज कहते हैं कि फिर तुम गद्दार मानी जाओगी। तो जियोंग कहती है कि आप कहना चाहते हैं कि मैं अपनी जान को फिर से दांव पर लगाऊं, जबकि मेरी तो इन सब के बारे में कोई तैयारी भी नहीं है। महाराज कहते हैं कि अगर तुमने इस मुकाबले में हिस्सा ना भी लिया तब भी तुम्हें गद्दार ही समझा जाएगा। तो जियोंग कहती है कि अगर मैं मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही तब भी गद्दार समझी जाऊंगी और अगर हारती हूँ तब भी गद्दार ही समझी जाऊंगी। तो महाराज कहते हैं कि बहुत जल्दी समझ गई। जियोंग कहती है कि मतलब मुझे हर हाल में जीतना होगा, चाहे मेरी तैयारी ना हो और ना ही इसका मुझे वक्त मिले। महाराज कहते हैं कि एक अच्छा रसोइया वक्त को दोष नहीं देता, बल्कि वो अच्छी सामग्री लाता है और अच्छा खाना बनाकर दिखाता है। तो जियोंग कहती है कि महाराज हर बार आप मुझे मेरी जान जोखिम में डालने का नहीं कह सकते और इस बार तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तो महाराज सोचते हैं और कहते हैं अगर तुम ये मुकाबला जीत गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताब जरूर ढूंढ के दूंगा। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, आपने तो ये मुझे पहले भी कहा था कि आप मेरी मांगो रोक मुझे ढूंढ के देंगे
और मुझे जाने देंगे। तो महाराज कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं माखन रोक ढूंढ के दूंगा, तुम्हें जाने दूंगा, ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया था। तो जियोंग कहती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें जीतना होगा हर हाल में। फिर हमें राजमाता को दिखाते हैं जिनके पास सारी बातें पहुंच चुकी होती हैं। राजमाता कहती हैं कि पहले तो मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि महाराज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मंत्री वुजिन कहते हैं कि क्या हमारे देश का भविष्य अब एक मुख्य राजरसोइया की काबिलियत पर करेगा। तो राजमाता कहती है कि चाहे मुख्य राजरसोइया जितनी मर्जी काबिल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मिंग से आए हुए बावर्चियों से राजरसोइया ही जीतेंगी। तो क्या इस बार मिंग से दूध के लिए युगोंग आया है। तो मंत्री वुजिन कहते हैं कि जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। तो राजमाता कहती है कि जिस तरह से मंत्री युगोंग बर्ताव कर रहे हैं, लगता है मेरे और शाही घराने के बीच में जो रिश्ता है वो उसे नहीं जानते। मैं आपको लिखकर एक खत देती हूँ, आप उसे मिंग के शाही परिवार तक पहुँचा दो। फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं जिनके पास छोटी शाही सगी होती है। वो छोटी शाही सगी से कहते हैं कि ये वही नाश्ता है जो मिंग से आए हुए दूतों ने किया है। फिर वो दोनों मैक्रोन्स खाते हैं। प्रिंस जेसन के साथ साथ छोटी शाही सगी को भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि सच में उसे कमाल का खाना बनाना आता है। सगी खान फिर से खाने वाली होती है तो प्रिंस जेसन की बात सुनकर रुक जाती है। तो सगी खान कहती है कि मुझे तो ये खाने में बहुत मीठा लग रहा है। अगर उसने मिंग के साथ मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस की तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल से हमें उसकी जगह मुकाबले में किसी और को भेजना चाहिए। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि किसे, बावर्ची मियांग को। इतना नाटक सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बावर्ची को रास्ते से हटा नहीं पाई। तो जब तक हमारी योजना पूरी ना हो जाए तब तक तुम कोई गड़बड़ मत करना। अगर तुम सब्र करोगी तो एक दिन वो तुम्हारी दासी होगी। तो सगी खान कहती है कि जी राजकुमार। प्रिंस जेसन कहता है कि महाराज को इस मुकाबले से बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अगर महाराज ये मुकाबला हार जाते हैं और युगोंग अपनी बातें मनवा लेता है तो हमें मौका मिल जाएगा महाराज के ताज को छीनने का। इस मुकाबले को बिना सोचे समझे मंजूर कर लेना ये महाराज की बहुत बड़ी गलती होगी। तो वक्त अभी हमारे साथ है। तो सगी खान कहती है कि वो अपनी छोटी मोटी कला से मिंग से आए हुए बावर्ची को हरा तो नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत उसके साथ है और अगर महाराज ने भी उसका साथ दिया तो उस लड़की को हराना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंस जेसन कहते हैं कि महाराज उसकी चाहे कितनी ही मदद कर ले, लेकिन वो बावर्ची कभी भी नहीं जीत पाएगी। सगी खान कहती है कि आपकी बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि कल ही ये मुकाबला हो जाए और कल ही वो हार जाए। फिर हमें मंत्री सांग जो कि प्रिंस जेसन के साथ हैं उसे युगोंग के साथ दिखाया जाता है। मंत्री सांग उन्हें तोहफा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे प्रिंस जेसन ने भेजा है आपके लिए। तो युगोंग कहता है कि क्या आप मुझसे अलग में कुछ बात करना चाहते थे। तो मंत्री सांग उन्हें कहते हैं कि हमारे महाराज का दिमाग कुछ ठीक नहीं है, उनको दौरे भी पड़ते हैं और हमारी जनता के लिए ये सही नहीं है। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने सम्राट तक ये बात पहुंचा दें। तो युगोंग कहता है कि क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपना महाराज बदलना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो मंत्री सांग कहते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि आप ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे और फिर इसके बदले में आपने उनसे जो मांग रखी है उससे दुगनी कर दें। जहां आपने 50 लड़कियों की मांग रखी है उससे 100 कर दें और जो जिंगसन आप इनसे लेंगे उसके बजाय आप उनसे डिमांड करें कि आप जिंगसन को यहाँ खुद उगाएंगे। तो युगोंग कहता है कि ये भी अच्छा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप मिंग के बावर्चियों को जिताएंगे तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। मंत्री सांग कहते हैं कि मुख्य शाही रसोइया सच में बहुत काबिल है, आपने उसका खाना खाया है और आपको भी पता ही होगा। तो युगोंग कहता है कि अगर मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर दूं तो फिर। तो मंत्री सांग उन्हें दूध में मिलने वाले रिकॉर्ड को दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिया था और कब लिया था, क्योंकि युगोंग ने भी हमेशा से हेरा फेरी की होती है। तो युगोंग कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ करके मुझे डराना चाहते हो। तो मंत्री सांग कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे आपके पास ही छोड़ कर जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ हमारा रिश्ता अब अच्छा और लंबा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। फिर मंत्री सांग वहाँ से चले जाते हैं। युगोंग अपने तीनों बावर्चियों को बुलाता है और कहता है कि वो बूढ़ा आदमी है जो बहुत ही भूखा है और ये अपने ही महाराज की सल्तनत को खत्म करना चाहता है। लगता है ये सल्तनत अब कुछ ही वक्त की है। तो वाइलोंग कहते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है। तो युगोंग कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और लग रहा है कि जोसियों की राजरसोइया बहुत काबिल है। तो वाइलोंग कहते हैं कि अगर वो हाईली स्किल्ड है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई ट्रिक्स खेलें। युगोंग कहता है कि हर चैलेंज को सीरियस होकर किया जाएगा, फिर चाहे तुम लोग बेईमानी करो या ना करो, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो कितनी काबिल है। या फिर शु कहती है कि क्या मैं उन्हें जाकर टेस्ट करूँ। तो वाइलोंग या फिर
याफेशु पे गुस्से से चिल्लाते हैं। तो युकोंग बाइलोंग को रोकता है और याफेशु से कहता है कि तुम्हें जाने की इजाजत है। इतने में उन्हें किसी की आहट की आवाज आती है तो याफेशु भागते हुए उसके पीछे जाती है। याफेशु अपने चाकू से उस पे वार करती है और वो और कोई नहीं बल्कि खोंगिल होता है। वो बच जाता है और कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ। खोंगिल वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि क्या बात है, उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया, जान बची तो लाखों पाए। फिर खोंगिल महाराज को जाकर सब कुछ बताता है तो महाराज कहते हैं क्या वो सच में इतने काबिल बावर्ची हैं? तो खोंगिल कहता है कि हाँ, उन लोगों को मेरी मौजूदगी का एहसास भी हो गया था। महाराज कहते हैं कि तुमने वहाँ पर मंत्री सांग को भी देखा? फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं जो मंत्री सांग से पूछ रहे होते हैं कि मिंग से आए हुए दूतों को तुमने अच्छे से समझा दिया ना? तो वो कहता है कि हाँ, आप इसके बारे में फिक्र न करें। तो दूसरे मंत्री कहते हैं कि हमने उनसे बस कुछ ही बातें की हैं, क्या उन पर यकीन किया जा सकता है? युकोंग की चालाकी के चर्चे तो आपने सुने ही हैं। तो मंत्री सांग एक दूसरा रिकॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं कि ये उस रिकॉर्ड का दूसरा हिस्सा है, मैंने उन्हें सिर्फ पहला हिस्सा दिया है। तो मंत्री यांग सांग कहते हैं कि जोशियों के खजाने का हक क्या उन्हें इस तरह से देना सही रहेगा? तो महाराज कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जोशियों उनके भविष्य को बचाने का, फिर इसके लिए चाहे हमें अपने हाथ ही क्यों न कटवाने पड़े। और राजदारी तो तभी रह सकती है जब राज परिवार खुद टिका रहे। तो मंत्री सांग कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऐसी जंग है जो हमें करनी ही पड़ेगी। अब फैसला हो चुका है, हमें आगे बढ़ना ही होगा, फिर हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें ऐसा तरीका ढूंढना ही होगा जिससे मिंग के बावर्ची ही ये कंपटीशन जीते। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि आप सभी अपनी पूरी कोशिश करें। फिर हम देखते हैं कि ई जायोंग के पास से जो हथियारे खत देकर चले गए थे वो प्रिंस जेसन के पास होता है और वो कहते हैं कि बहुत ही जल्द वक्त आने वाला है जब हम इस पत्र को इस्तेमाल करेंगे और हमारा वक्त अब आने वाला है। फिर हमें बावर्ची मैंग को छोटी शाही सगी के पास सिखाते हैं। वो उसे कहती है कि पिछली बार जो तुम्हें जहर दिया था उसका क्या हुआ? तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि जिन्हों के भागदौड़ में उसे इस्तेमाल करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। तो सकी खान कहती है कि अगर काम न बने तो बहाने बना लो, ये भी अच्छा है। और अब जल्द ही मिंग के बावर्चियों के साथ तुम लोगों का खाने बनाने का कंपटीशन होने वाला है और अब तुम भी इसमें हिस्सा लोगे क्योंकि मैं ऐसा करवा के रहूंगी। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि शाही रसोई का मान बना रहे। तो सकी खान कहती है कि अपने जोश को ठंडा रखो, इस मुकाबले में जोशियों की हार होनी चाहिए। वे हमें शाही रसोई को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बावर्ची बैठकर लाल मिर्च का पाउडर बनाने के लिए उसे तैयार कर रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि मिर्च को हाथ लगाने के बाद अपने चेहरे पे कहीं भी हाथ न लगाना वरना दिक्कत होगी। और बावर्ची सिंह जियोंग के कहने से पहले ही अपनी आंखों पे हाथ लगा चुके होते हैं। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि तुम्हें पहले बताना तो चाहिए था ना, तुम बताओ तो सही कि इसका हमने करना क्या है। तो जियोंग कहती है कि हम इसे पहले सही से साफ करेंगे, फिर हम इसे अच्छे से सुखाएंगे और फिर इसका पाउडर बनाएंगे और फिर उस पाउडर से हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। बावर्ची मैंग कहते हैं कि इसे खाकर तो बहुत से लोग मर चुके हैं, तो तुम इससे कौन सी चटनी बनाने वाली हो? बावर्ची मैंग कहते हैं कि क्या ये सुखाने के बाद भी खाने के लायक होगा? फिर जियोंग एक मिर्च पकड़ती है और उसे खाती है और कहती है कि हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये कोई जहर नहीं है। खिलगम कहती है कि तुम लोग देख नहीं रहे हमारे कंपटीशन में ये हमारा सीक्रेट वेपन होगा। फिर बावर्ची मैंग भी खाते हैं तो उनका मुंह लाल हो जाता है। खिलगम कहती है कि क्या हुआ, क्या आपको मिर्ची लगी? तो वो नाम ऐसा हिलाते हैं। बावर्ची इन भी देखते देखते एक मिर्च खा लेते हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। इतने में वहाँ पर बोंग सिक आ जाते हैं और जियोंग से कहते हैं कि महाराज भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जियोंग उनसे कहती है कि मुझे बाहर जाने के लिए सवारी कब मिलेगी? तो बोंग सिक कहते हैं कि वो तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा। तो जियोंग कहती है कि ठीक है। फिर हमें जियोंग को महाराज के पास सिखाते हैं। तो महाराज जियोंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती और जाहिर सी बात है तुम्हें अपना भेष बदल कर जाना पड़ेगा। तो जियोंग कहती है कि भेष बदल कर? और भेष बदलने के लिए तो मेरे पास बस किलगिम वाले कपड़े ही हैं जो मैं रोज पहनती हूँ। तो महाराज कहते हैं कि क्या हाल बना रखा है और तुम मेरे साथ आओ। और फिर वो अपने राजमंत्री को आवाज देते हैं और फिर हम देखते हैं कि महाराज जियोंग के पहनने के लिए बहुत से कपड़े और ज्वेलरी मंगवाते हैं। फिर जियोंग एक एक करके सभी ड्रेसेस पहनकर ट्राई करती है और आखिरकार बहुत से ड्रेसेस पहनने के बाद महाराज को एक ड्रेस पसंद आ ही जाता है। फिर महाराज जियोंग में ही खोने लगते हैं। जियोंग कहती है कि बस हमने चक्की तक ही तो जाना है, क्या इतनी तैयारी जरूरी है? में वहाँ पर महाराज अपने सिपाही लूमिन के साथ आते हैं। फिर उन तीनों को बाजार में दिखाया जाता है। जियोंग वहाँ की सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। देखते देखते जियोंग को वहाँ पर एक पेंडेंट दिखता है जो मांगल रोग के बुक पे लगा हुआ था। जियोंग उसे पकड़ती है और
और कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मांगू लोग बुक पर था। तो वो लेडी कहती है कि इसके पूरे 10 सिक्के हैं। तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लेना। फिर वो लोग चक्की के पास पहुंच जाते हैं। जियोंग लोमिन से अपनी मिर्चें लेती है और उसका शुक्रिया भी कहती है। महाराज कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, फिर हम इसी के सामने मिलेंगे। फिर महाराज जियोंग को पैसे देने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि मेरे पास हैं, लेकिन महाराज फिर भी जियोंग के हाथ में वो सिक्के दे देते हैं। फिर जियोंग वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब थोड़ी देर बाद हम यही मिलते हैं। फिर जियोंग चक्की वाले को बता रही होती है कि इसको क्या करना है। तो वो कहता है कि ये क्या है, मैंने तो इसको पहली बार देखा है। जियोंग कहती है कि इसे लाल मिर्च कहते हैं, इसे पीसना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से पीसना। तो वो कहता है कि ठीक है, और इसके हुए 5 सिक्के। तो जियोंग कहती है कि क्या 5 सिक्के, मैंने तो सुना था कि सिर्फ 2 सिक्के होते हैं। फिर वो महाराज की दी हुई थैली में से सिक्के निकालती है और कहती है कि शुक्र है कि मैंने ले लिए थे। फिर वो 5 सिक्के देती है और कहती है कि अगर मैं रोज आने लगूं तो दाम थोड़ा सा कम कर लेना। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो जियोंग के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। जियोंग के लिए कपड़े, पेंडेंट्स, ज्वेलरी और जूते सब कुछ लेते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सब उठा लेते हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो शॉप के बाहर महाराज का वेट कर रही होती है और कहती है कि उन्होंने कहा तो था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो वो अभी तक आया क्यों नहीं। और फिर कहती है कि चलो मैं मार्केट घूम लेती हूँ। फिर महाराज वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जियोंग वहाँ पर नहीं होती। तो कहते हैं कि ये क्या, मुख्य राज रसोइया अभी तक बाहर नहीं आई। तो लोमिन कहता है कि महाराज अगर आप कहें तो क्या मैं अंदर जाकर देख कर आऊँ। तो महाराज कहते हैं कि जी आप जाएं। लोमिन जियोंग को देखने के लिए चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर तेज हवा आती है और बारिश होने लगती है। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश की वजह से सबकी भागदौड़ मच जाती है। खिड़की मिर्ची उठा रही होती है, इतने में वहाँ पर या फिशु आती है और एक मिर्च उठा लेती है। तो खिड़की कहती है क्या आप इसे ऐसे ही नहीं उठा सकती। फिर या फिशु उस मिर्ची को खाकर देखती है। खिड़की कहती है कि आप कौन हैं, क्या आपको पता नहीं कि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। तो मिंग का ट्रांसलेटर कहता है कि ये मिंग की बावर्ची है। तो खिड़की ये सुन के भागते हुए बावर्ची इन और बावर्ची मैंग को बताने जाती है। बावर्ची इन बावर्ची मिंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि लगता है तुम्हारी हरा प्याज काटने की कला अच्छी हो रही है। खिड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि मिंग की बावर्ची ने हमारी लाल मिर्च ले ली है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि जरा सही से बोलो ना ताकि हमें समझ भी आए। तो खिड़की कहती है कि मिंग की बावर्ची शाही रसोई में घुस आई है। इतने में वहाँ पर या फिशु भी आ जाती है। बावर्ची इन कहते हैं कि मेरा नाम इम है, मैं राज रसोई का बावर्ची हूँ। या फिशु वहाँ के कटे हुए प्याज को देखती है और कहती है कि चाकू चलाने की कला बहुत ही बेकार है, लेकिन क्योंकि किसी को चाइनीज समझ नहीं आती तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि ये क्या कह रही है। तो मिंग का ट्रांसलेटर कहता है कि ये कह रही है कि आपकी चाकू चलाने की कला बहुत ही अच्छी है। तो बावर्ची इन गुस्से से कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि चाकू चलाने की कला बहुत ही बेकार है, तो मैं क्या लगा था मुझे समझ नहीं आएगा। तो यह फिर शाही रसोई में घूमने लगती है। बावर्ची इन कहते हैं कि उस तरह से किसी की रसोई में घुस के उसकी बेइज्जती करना क्या ये सही है। बावर्ची इन कहते हैं कि जरा सुनो, बावर्ची इन और मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और तुम अब यहाँ पर आकर हमारी बेइज्जती कर रही हो। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि तुम हटो जरा, इसको तो मैं देखता हूँ, क्या तुम हरा प्याज काटने का कंपटीशन करना चाहती हो। तो बावर्ची इन कहते हैं कि बस शांत हो जाओ तुम सब। मिंग का ट्रांसलेटर यापिसु को सारी बात बताता है। तो यापिसु कहती है कि इनकी चाकू चलाने की कला तो बहुत ही बेकार है। बावर्ची इन कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, जरा सोच समझ कर बात करो। किलगिन कहती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में जाओ तो चाहे उसका घर अच्छा ना हो फिर भी तारीफ ही करनी चाहिए। तो बावर्ची मैंग उसे कहते हैं कि तुम रहने दो, तुम उसके बीच में मत पड़ो। यापिसु कहती है कि खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं और उनसे पूछती है कि तुम्हारे मुख्य राज रसोइया कहाँ है। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि मुख्य राज रसोइया, उससे पहले तुम मेरे से मुकाबला करो, तुम इस तरह से मेरे बड़ों की बेइज्जती नहीं कर सकती। तो यापिसु अपने चाकू की कला दिखाती है और कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे
मुकाबला करना चाहते हो? तो बावर्ची इन कहते हैं कि बावर्ची मिन, क्या तुम ये कर लोगे? तुम ऐसा करो कि तुम ये सब कुछ बावर्ची मियांग पर छोड़ दो। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो उन बावर्चियों से सबसे छोटी लगती है और मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतने अच्छे स्किल्स होंगे, तो इससे तो बावर्ची मिन ही जीत जाएंगे। तो बावर्ची मियांग उन्हें कहते हैं कि चाकू को ज्यादा तेजी से चलाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे अच्छे से काटना। फिर वो सभी बावर्ची मिन का हौसला बढ़ाते हैं। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं कि पता नहीं मुख्य राज रसोईया कहाँ चली गई है, उसे तो रास्ते के बारे में भी नहीं पता है। तो लूमिन कहता है कि महाराज क्या मैं आसपास देख कर आऊँ? तो महाराज कहते हैं कि हाँ तुम जाओ और मैं यहीं पर हूँ, क्या पता वो यहीं पर ही वापस आ जाए। लूमिन वहाँ से चला जाता है और महाराज की नजर जियोंग पर पड़ती है। फिर महाराज बस जियोंग में ही खोने लगते हैं। जियोंग महाराज को देखती है तो भागते हुए उनके पास आने लगती है और महाराज बस जियोंग को ही देख रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि आप आ गए? तो महाराज कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी? जियोंग कहती है कि मैं इंतजार कर रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं घूम लूं। तो महाराज कहते हैं कि बारिश में भी तुम्हें सुकून नहीं है और ये कौन से फूल हैं? तो जियोंग कहती है कि ये आयरिसेस हैं, इनसे हमारे मन को शांति मिलती है। फिर महाराज फूलों को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो मुटकुट है। इतने में जियोंग के पीछे से एक आदमी गुजरने वाला होता है तो महाराज जियोंग को पकड़ लेते हैं और जियोंग के सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। फिर जियोंग अपने फूल देखती है और कहती है कि अरे मेरे फूल ये तो खराब हो गए। तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरे दिलवा दूंगा। फिर महाराज वहाँ से जाने लगते हैं तो जियोंग बैठ के अपने फूलों को पकड़ने लगती है। महाराज कहते हैं कि यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो जियोंग कहती है कि जरा रुके तो सही। तो महाराज कहते हैं कि मैं कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीजें नहीं उठाता। तो जियोंग कहती है कि मैंने ये खास आपके लिए ही खरीदे थे, इनसे मन को शांति मिलती है और इन्हें अपने कमरे में रखा जाता है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तुम प्रतियोगिता की फिक्र करो। फिर महाराज भी जियोंग के साथ बैठकर नीचे से फूल उठाने लगते हैं। लूमिन वहाँ पर आता है तो महाराज उसे रोक देते हैं। फूल उठाते उठाते महाराज के मुंह पर मिट्टी लग जाती है। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि महाराज आपका चेहरा। फिर जियोंग अपने फिंगर पर मिट्टी लगाती है और महाराज के मुंह पर लगा देती है और कहती है कि ये यहाँ भी लगा है। तो महाराज कहते हैं कि ये तुमने अभी क्या किया? तो जियोंग कहती है कि आपके चेहरे पर कुछ लगा था तो मैं वो साफ कर रही थी। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा जी। फिर वो जियोंग के मुंह पर मिट्टी लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ भी कुछ लगा हुआ है। तो जियोंग कहती है कि तेरी तो चलो जाओ, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वहाँ से जाने लगती है। तो महाराज हंसते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि चलो वापस आओ। फिर रात में वो तीनों महल वापस आते हैं तो महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम्हारी खराब शक्ल तो और खराब हो गई। तो जियोंग चिढ़ाते हुए कहती है कि अच्छा मेरी खराब शक्ल बिगड़ गई, वैसे आपकी भी इतनी कोई खास नहीं लग रही। तो महाराज कहते हैं क्योंकि तुमने इस बार मुझे तोहफा दिया है तो तुम्हारी ये बदतमीजी मैं माफ करता हूँ। तो जियोंग कहती है कि चलो ये तो जान के खुशी हुई कि आपको मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आया, वैसे आपका इतनी देर तक महल से बाहर रहना ये ठीक है? तो महाराज कहते हैं कि फिलहाल कंपटीशन की तैयारी से ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? तो जियोंग कहती है कि हाँ वैसे बात तो सही है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ इस मिर्ची से मुकाबला जीत जाओगी? तो जियोंग कहती है कि मैं कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बार अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आपको तो इसका स्वाद याद ही होगा, साल कुछ जंगल में हमने जो चावल खाए थे। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा वो आंखों में आंसू लाने वाला स्वाद। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, और अब मैं शायरी रसोई में चलती हूँ। जियोंग जाने लगती है तो महाराज उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ देना। तो जियोंग कहती है कि हाथ क्यों चाहिए? जियोंग अपना हाथ आगे करती है तो महाराज उसके हाथ पर वो पेंडेंट रख देते हैं। जियोंग देखती है और कहती है कि ये तो वो मैंने बाजार में देखा था। तो महाराज कहते हैं कि मुझे लगा शायद तुम्हें ये चाहिए। तो जियोंग सोचने लगती है कि ये नहीं हो सकता, क्या इसे पता चल गया था कि मुझे ये चाहिए? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब जियोंग इस पेंडेंट को देख रही होती है तो महाराज जियोंग को ही देख रहे होते हैं। तो जियोंग बस महाराज को देखने लगती है। तो महाराज कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए और वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर लूमिन भी महाराज का लिया हुआ सारा सामान जियोंग
जियोंग को दे देते हैं। जियोंग सामान उठाने लगती है और कहती है कि अगर अंदर रखने में मदद कर देते तो अच्छा होता। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो वास पे जियोंग के दिए हुए फ्लावर्स को रखता है और बहुत ही प्यार से अपने उन फूलों को देख रहा होता है। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो अपने मुख्य राज रसोइया के कपड़े पहनती है। फिर जाने से पहले महाराज की दी हुई चीजों को देखती है और कहती है कि इतनी मेहनत के बाद अगर हार गई तो उनका सामना कैसे करूंगी। फिर जब जियोंग शाही रसोई में जा रही होती है तो जाते हुए वो याफिसू से टकरा जाती है। जियोंग कहती है कि आप ठीक तो है ना। फिर वो देखती है कि ये तो मिंग की बावर्ची है। तो जियोंग कहती है कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो याफिसू कहती है कि आज तुम्हारा दिन लकी था। तो मिंग का ट्रांसलेटर जियोंग से कहता है कि आपके साथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर जियोंग जब शाही रसोई में आती है तो वहाँ की हालत देखती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या हुआ है। तो खिलजिम रोते हुए कहती है कि अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। याफिसू ने ये भी किया और वो भी किया। तो जियोंग कहती है कि तुम आराम से सांस लो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो खिलजिम कहती है कि मिंग की बावर्ची याफिसू वो बहुत ही ज्यादा काबिल है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बारी बारी सभी बावर्चियों ने याफिसू के साथ धारा प्याज काटने का मुकाबला किया लेकिन सभी हार गए। यहाँ तक के बावर्ची मियांग भी चाकू चलाने में उससे हार जाते हैं। बावर्ची मियांग कहते हैं कि पहली बार मुझे किसी ने चाकू चलाने में पछाड़ दिया है। तो जियोंग कहती है कि फिर क्या तुम सब उस मामूली सी लड़की से हार गए। तो बावर्ची इन कहते हैं कि ये सच बहुत कड़वा है मगर सच है। जियोंग कहती है कि क्या ये युद्ध की खुली चुनौती है। एक तो वो किसी और की रसोई में घुस गई ऊपर से इतनी बदतमीजी। जियोंग कहती है कि भला तेजी तेजी काटने में कौन सी कला है। पहले तुम इंसान तो बनना सीखो और इसमें आखिर क्या खास है। पूरा का पूरा दिखावा ही है और अब तुम लोग कैसे हार मानकर बैठ जाओगे। जिन्होंने शाही रसोई को नीचा दिखाया और वहाँ की बावर्चियों को कमतर समझा तो उन्हें सबक तो सिखाना होगा ना। तो सबसे पहले बावर्ची इन खड़े होते हैं कि अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। फिर बावर्ची सिम, बावर्ची मियांग, बावर्ची मिन सभी खड़े होते हैं। खिलजिम कहती है क्या बस बोलिए हमें क्या करना है। आप जो भी कहेंगे मैं उस पर अपनी पूरी जान लगा दूंगी। फिर सभी बावर्ची खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो जियोंग कहती है कि बहुत अच्छे, सभी एक साथ बोलो कि हम फाइट करेंगे। तो सभी कहते हैं कि क्या। तो जियोंग कहती है कि शाही रसोई जीतेगी और फिर वो सभी इसी के नारे लगाने लगते हैं। फिर हमें युकोंग को दिखाते हैं जो याफिसू से पूछ रहा होता है कि जोसियों के बावर्ची कैसे हैं। तो याफिसू कहती है कि मैंने हरा प्याज काटने का उन सबके साथ मुकाबला किया था लेकिन वो सभी मुझसे हार गए। तो बाइलोंग कहते हैं कि उनके मुख्य राज रसोइया के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसी है। तो याफिसू कहती है कि उनकी राज रसोइया वहाँ पर नहीं थी। कॉमेली कहते हैं कि यानी तुम अपना सारा टाइम वेस्ट करके आई हो उन छोटे बावर्चियों के साथ। तो याफिसू कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उनका स्पेशल सीजन इंग्रेडिएंट लेकर आई हूँ। तो युकोंग मिर्च को लेता है और कहता है कि ये क्या है। तो बाइलोंग कहते हैं कि शायद अब हमें पता चल गया है कि ये मुकाबला कब शुरू होगा। युकोंग कहता है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जोसियों के महाराज को क्या चीज इतना कॉन्फिडेंट बना रही है। फिर हमें मंत्रियों को दिखाते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि क्या महाराज ने ये सही किया है, एक बावर्चन के हाथ अपना सारा फ्यूचर सौंप दिया है। तो मंत्री युकोंग कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, राजमाता ने इसे रोकने की योजना बना ली है। फिर हमें इमसियांग को दिखाते हैं जो मुख्य शाही सचिव से कहते हैं कि बेटा अगर हम ये कंपटीशन हार गए तो महाराज की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। तो क्या तुम्हारे चालाक दिमाग में कोई आइडिया है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि पिताजी आप अपनी चालाकियाँ अपने पास रखें और वो लोग चाहे कुछ भी कर ले वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी नजर हर वक्त उन्हीं पे है। फिर महाराज यूनही और युकोंग दोनों स्टिक्स पर कुछ वर्ड्स लिखते हैं। तो युकोंग कहता है कि पहले आप चुनिए कि आपको कौन सी डिश बनानी है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं ये मेहमान है तो ये पहले चुनेंगे। तो युकोंग कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ चुन सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि क्यों नहीं। फिर ये तय होता है कि फर्स्ट राउंड के लिए उन्हें एक ऐसी डिश बनानी होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। फिर जैसे ही मंत्री युकोंग आकर स्टिक उठाने लगते हैं तो महाराज उन्हें रोक देते हैं और जियोंग से कहते हैं कि अब स्टिक उठाने की बारी तुम्हारी है। तो जियोंग हैरानी से कहती है कि क्या मैं।
तो महाराज कहते हैं कि हाँ। तो ये कॉन्ग भी बायलोंग को स्टिक उठाने के लिए बुलाता है आगे। फिर दूसरी स्टिक्स पर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं ज्ञान और बदलना। तो ये कॉन्ग कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें दूसरे राउंड के लिए फिर से स्टिक्स चुननी चाहिए। तो महाराज कहते हैं क्या इस संस्कृति का मतलब एक दूसरे के कल्चर को समझना नहीं है, तो क्यों ना फिर हम एक दूसरे की कल्चरल डिश बनाएं। तो ये कॉन्ग कहता है कि क्या आप दूसरे राउंड के लिए ये चाहते हैं कि मिंग जोसियों का शाही खाना बनाए और जोसियों मिंग का शाही खाना। तो महाराज कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये कॉन्ग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो जियोंग सोचती है कि इसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, क्या इन्हें जोसियों का खाना भी बनाना आता है। तो फिर तीसरे राउंड के लिए महाराज उन्हें अपने चाचा यानी कि प्रिंस जेसन को स्टिक उठाने का कहते हैं। प्रिंस जेसन सो रहे होते हैं तो साथ बैठे हुए मंत्री उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि अब चुनने की बारी आपकी है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि क्या अब मैं चुनूं। तो महाराज कहते हैं कि हाँ, आप सानवान के निरीक्षण है ना, तो इसलिए अब आप चुने। तो ये कॉर्न वैली को स्टिक उठाने का कहता है। फिर थर्ड राउंड के लिए उन्हें सूप बनाना होता है। मंत्री आपस में कहने लगते हैं कि मिंग के लोग तो वैसे ही सूप बनाने में माहिर होते हैं। फिर महाराज अनाउंस करते हैं कि तय हुआ तीसरे राउंड में चिंगसिंग सूप ही बनेगा। ये कॉन्ग कहता है कि अब तीनों पकवान तय हो गए हैं तो क्यों ना दाव बढ़ा दिया जाए। तो महाराज कहते हैं कि अब आप दाव बढ़ाना चाहते हैं तो बताइए आप कितना चाहते हैं। तो ये कॉन्ग कहता है कि औरतों की तादाद बढ़ाकर 100 कर दी जाए और साथ ही जोसियों के जिनसिंग के खजाने के अधिकार भी दाव पर लगा दिए जाए। तो सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं तो मुख्य शाही सचिव महाराज को हाँ में इशारा करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, और फिर हमारे बीच कुछ और शर्तें हैं। अगर जोसियो जीत जाता है तो मिंग को पहले के मुकाबले में आधी भेंट दी जाएगी और साथ ही जोसियो जितना चाहे उतना मिंग से गन्ना और आटा खरीद सकता है। तो ये कॉन्ग गुस्से से बोलने लगता है तो महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या आपको डर लग रहा है। तो ये कॉन्ग कहता है कि इस मामले में उसे सम्राट के ओपिनियन की जरूरत होगी, वो खुद से फैसला नहीं कर सकता। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, फिर जो पहले से तय था सब वैसा ही होगा। मंत्री सांग ये कॉन्ग को हाँ कहने का इशारा करते हैं तो ये कॉन्ग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें हार जाता है तो मैं इंपीरियर से स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की मांगे मान ली जाएं। फिर महाराज मुख्य शाही सचिव से कहते हैं कि आज हमारी जो भी बातें हुई हैं उसे लिखित रूप में लिख दिया जाए। फिर महाराज कहते हैं कि दोनों देशों के बावर्चियों के बीच में 3 राउंड्स किए जाएंगे। पकवान तय करने और सामग्री ढूंढने के लिए सभी बावर्चियों को 3 दिन दिए जाएंगे। तो महाराज जियोंग की तरफ देखते हैं जो उन्हें 5 दिन का इशारा करती है। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन 3 दिन बहुत कम हो जाएंगे तो इसे हम 5 दिन करते हैं। मिंग का ट्रांसलेटर युकोंग को सब कुछ बताता है तो युकोंग कहता है कि ठीक है, 5 दिन अच्छे होंगे। तो महाराज कहते हैं कि अब तय रहा, 5 दिन बाद हमारा कंपटीशन ह्यूजोंग दान में होगा। तो अब दोनों देशों के बावर्ची एक दूसरे को सम्मान दीजिए। फिर दोनों कंट्रीज के शेफ एक दूसरे के सामने आते हैं और अपने कल्चर के मुताबिक एक दूसरे को हेलो कहते हैं। फिर जियोंग या फिशु से कहती है कि कल आपने ही अपना चाकू हमारे बावर्ची खाने में छोड़ा था। बावर्ची इम उन्हें चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताते हैं तो जियोंग कहती है कि मैंने टैमयांग उनमें उसे अच्छे से संभाल के रख दिया है। फिर वो लोग जियोंग की बताई हुई जगह पर जाते हैं और या फिर से अपने चाकू को देखती है। कॉर्नवेली कहता है कि ये लोग कितने रूड हैं। या फिर से कहती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से चैलेंज करने की। बायलोंग चाकू पकड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इसका प्लेट पूरी तरह से खराब कर दिया है। फिर बायलोग हवा में चाकू फेंकते हैं और या फिर से उसे मारते हुए दीवार में डाल देती है। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो कहती है कि तुम सब अब बस देखते जाओ, अब ये सब चखेंगे मिर्ची का तड़का। फिर हम देखते हैं कि जियोंग ने बोर्ड पर एक प्रेशर कुकर का स्केच बनाकर लगाया होता है और फिर यहीं पर एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाती है। See you in the next episode and don't forget to subscribe my channel.